हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और एकदम लाजवाब तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। और आपकी तैयारी में भैया चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मजेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारे भाई रेगुलर कमेंट्स किए कि सर अब पहले फिजिक्स को एकदम से समाप्त कर दीजिए, इसीलिए रेगुलर फिजिक्स का वन शॉट चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 जो कि है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसका वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस चैप्टर की एक कमाल बात यह है भैया, एक खास बात यूं कह लें, इस चैप्टर का कमाल यह है कि इसमें कुछ टॉपिक होते हैं ना, वो फिक्स वाले हैं। होता नहीं कि कुछ में ऐसा होता है कि 90 प्लस संभावना है कि आना तय है। और इसमें बात कर ले, दो टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग लगभग हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सिंपल चैप्टर है। तो भैया क्यों ना इसे एकदम अच्छे तरीके से निपटा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट करते चलिएगा, साथ में कॉपी और पेन के साथ बैठना, क्योंकि भैया हम हमेशा से बोलते हैं यही एग्जाम के टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक से भैया। पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों की प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, और जिनके भैया हम बात कर रहे हैं 95 प्लस, जिसको बात कर लेंगे भी लगभग लगभग 100% के करीब हम मान सकते हैं, उनमें दो टॉपिक हैं जिसे आज हम देखेंगे जो कि लॉन्ग में पूछे जाते हैं 5 नंबर वाले में। तो पहले शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक से। तो भैया पहला टॉपिक है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और इसके नियम को सीखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव या इसी को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, क्या होता है। परिभाषा देखिएगा कि जब उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पुंज को या प्रकाश किरणों को किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाए या गिराया जाए या डाला जाए, कुछ भी कह सकते हैं, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन एक ले लेते हैं कि धातु की कोई सतह, एक धातु की अपन सतह ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि धातु की कोई सतह है। ठीक है भैया, धातु की सतह है और इस पे कोई हम मान लेते हैं कि उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है। ठीक है, कोई उच्च आवृत्ति की प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है, आपतित हो रही है, या फिर निम्न तरंग दैर्ध्य वाली किरण। और भाई आपतित होने के बाद ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये जब धातु की सतह पर पड़ती है, तो धातु की सतह पर पड़ने के बाद इसमें कह क्या रहा है कि धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। मतलब इससे क्या होंगे भैया, यहां से ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इस धातु की सतह से शुरू हो जाता है। और जो प्रकाश इस पर आपतित होता है वो उसकी ऊर्जा E बराबर H इंटू न्यू होती है, जिसको फोटान की ऊर्जा कहा जाता है। कभी कभार पूछ लेता है फोटान क्या है, तो ये प्रकाश का एक कण होता है जिसमें ना कोई द्रव्यमान होता है भैया और ना ही कोई आवेश होता है। ठीक है, तो ये फोटान की ऊर्जा हो जाती है E बराबर H इंटू न्यू। ठीक है, H प्लांक नियतांक होता है, न्यू क्या है, फोटान की, मतलब यहां पे क्या है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई भैया। तो ये क्या है, धातु, कोई धातु है और धातु के यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है और यहां पर क्या है भैया, कोई ये प्रकाश की किरण पुंज को इस पर आपतित कराया जा रहा है। तो हमने सिंपल सी परिभाषा बताई भैया आपको कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर, ठीक है, किसी उच्च आवृत्ति या फिर निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश किरण को डाला जाता है,
तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। जैसे भैया इसका एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियों को ही ले लीजिए। जैसे ही इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है धातु पे, और ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब जब गर्म हो जाएगा तो भैया आप इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, तो इससे क्या होगी, जो इसमें काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो इससे भैया इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो यहां पर वही घटना तो है कि धातु की सतह पर जब प्रकाश टकराएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है भैया, और जो भी प्रकाश इस पे आपतित होता है उसमें जो उसकी ऊर्जा होती है वो E बराबर H इंटू न्यू होती है, याद रखना। चलिए बबुआ नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नियम को देखते हैं। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है भैया, देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम में बात कर ले। पहला नियम होता है धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे कि भी हमने क्या बताया कि भैया ये धातु की सतह है और इस पे कोई प्रकाश आपतित हो रहा है प्यारे बच्चों, और यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है भैया वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ए है। ठीक है, तो इस पे आपतित होने वाला प्रकाश जो है इसकी तीव्रता, और प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है भैया, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। पहला ये है नियम में। ठीक है भैया, पहला नियम ये हो जाता है जो कि बहुत सिंपल है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब भैया जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी कम होगा। उसके बाद बबुआ दूसरा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब बोले तो गतिज ऊर्जा होती है, वो आपतित प्रकाश के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो मतलब जो उत्सर्जित होने वाली जो भैया प्रकाश इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी mv², ठीक है, mv मैक्सिमम है, तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो कह रहा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, तो ये किसके, आवृत्ति के, न्यू का मतलब आवृत्ति। तो यहां पर दूसरा नियम ये है कि जो भैया इस पे जैसे प्रकाश आपतित हुआ, आपतित होने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है वो इस पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होगा। यानी भैया आवृत्ति के ऊपर, मतलब यूं कह लें, ये जितना मतलब यहां पे भाई इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें भी परिवर्तन होगा, सीधी सी बात। जो तीसरा नियम है प्यारे बच्चों, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो जाए, यानी जितने आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि उस पर डाला जाए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। मतलब यूं कह लें भैया एक न्यूनतम, मतलब एक उच्च आवृत्ति का प्रकाश इस पे पड़ना चाहिए, या न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का, जो पहला भी इसमें परिभाषा में ही बताए हैं। तो जितना मतलब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश डाला जाता है अगर उसका मान उससे कम, यानी एक निश्चित मान का ही भैया प्रकाश इस पे डाला जाएगा, अगर उससे कम हुआ उसकी आवृत्ति तो प्रकाश मतलब इस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, ये रहा तीसरा नियम। और चौथा नियम यह है कि धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। मतलब यूं बात कर लें भैया कि जैसे ही इस पे इस धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो यहां पर वही कह रहा है कि आपतित प्रकाश और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच में समयांतराल नहीं होता है। तो इसमें कोई रटने की बात नहीं है भैया,
बहुत सिंपल तरीके से हमने लिख दिया है प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए ये छोटे छोटे वाले टॉपिक है, लेकिन वो वही बात है भैया कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा यहाँ पे पूछा जाता है। और वैसे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो 2 से 3 अभी बताएंगे, लॉन्ग वाले हमने जो बताया ना, जिनका डेरिवेशन देखेंगे, जो 3 नंबर और 5 नंबर में फिक्स हैं आते हैं। ठीक है, तो वहां से तो अपना टॉपिक है भैया कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति क्या है, तो ये क्वेश्चन किया जाता। अब यहां से देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन, 3 परिभाषा में से एक आता ही आता है। तो देहली आवृत्ति किसे कहते हैं समझिएगा भैया, एक ही लॉजिक से पूरा निपटाएंगे। देखिए, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। अभी प्यारे बच्चों हमने क्या आपको बताया था, हमने आपको यह बताया कि जैसे मान लिया कोई धातु है, फिर यहां से आपको हमने ये समझाया कि जब किसी धातु की सतह पर भैया, मतलब यहां पे जैसे कोई धातु है और धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है, तो आपतित होने के बाद इस पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो यहां पे जो भैया आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू, यानी फोटॉन की ये ऊर्जा हो जाती है। और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का भैया ये उत्सर्जन शुरू हो जा रहा है। ये कोई क्या है भैया, धातु है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है पहले वो समझिए। बस कह रहा है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, क्या बोल रहा है भैया, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। मतलब ऐसी आवृत्ति जिस आवृत्ति पर इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, वही आवृत्ति क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब ऐसी आवृत्ति जिस आवृत्ति पर, ऐसा भी कह सकते हैं कि वह आवृत्ति जिस आवृत्ति पर इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उस आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। और इसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं के लिए इसका मान भी अलग अलग होगा। ठीक है भैया, चलिए तो यहां पे इसका जो फार्मूला हो जाता है प्यारे बच्चों, वो हो जाता है न्यू नॉट बराबर सी अपान लेमडा, क्योंकि न्यू बराबर सी अपान लेमडा होता है फार्मूला। तो न्यू नॉट बराबर सी अपान लेमडा नॉट। अब न्यू नॉट क्या है, तो भैया देहली आवृत्ति, लेमडा नॉट क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य। तो इसका भी परिभाषा भी बताएंगे कि देहली तरंगदैर्घ्य है क्या। तो यहां पर भैया हम लिख दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं कि न्यू नॉट क्या है, सी क्या है, और उसके बाद ये लेमडा नॉट क्या है। तो न्यू नॉट क्या है भैया, तो इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है बबुआ, जो कि 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। और लेमडा नॉट क्या है, तो देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है भैया, ये हो जाता है देहली आवृत्ति के लिए भैया फार्मूला। चलिए नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया, तो ये रहा भैया। ये अक्सर बच्चों जब भी आता है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का है, ठीक है, अधिकांशतः ये 2 नंबर में देखने को मिलता है। अगला है कि देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, तो इसमें भी बस सेम परिभाषा है, बस थोड़ा सा अंतर है भैया। देखिए सबको एक तरीके से समझेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं बबुआ,
सबको एक तरीके से निपटाना है। जैसे ये धातु की सतह है, हमने बताया कि इस पे प्रकाश आपतित हो रहा है। अब भैया जो प्रकाश, अब देखिए शुरू में ही बताएं कि भैया जो प्रकाश आपतित होगा उसका कुछ ना कुछ तरंग, मतलब उसका आवृत्ति कुछ ना कुछ होगी और तरंग दैर्ध्य कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये एक अलग अलग मान होगा। तो यहां पर बताया गया कि भैया प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है और यहां पे जो ई है वो क्या है, फोटान की ऊर्जा है, ई बराबर एच इंटू न्यू। यहां पर ई बराबर एच इंटू न्यू, याद रखना ये फोटान है। क्या है भैया, फोटान। ये फोटान आपतित हो रहा है किसी धातु की सतह से। तो जहां पर आपने, पहले समझने का प्रयास करिए, जहां पर आपने आवृत्ति शब्द इस्तेमाल किया वहीं पर आप भैया क्या है, तरंग दैर्ध्य बोलिए। और थोड़ा अंतर करना है, थोड़ा, और क्या अंतर करना है समझिएगा कि आपतित विकिरण की वह तरंग दैर्ध्य। अब जैसे भैया देहली आवृत्ति में तो आपने क्या बताया, वह आवृत्ति, और यहीं पर बोल दीजिए वह तरंग दैर्ध्य। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। आवृत्ति में कहा, देहली आवृत्ति में, कि वह आवृत्ति जिस पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए उस आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। और यहां पे बोल दीजिए कि वह तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उस तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। तो भैया मिलते जुलते हैं, ठीक है, सेम उसी तरीके से है। और इससे प्यारे बच्चों लेमडा नॉट से दर्शाते हैं तो फार्मूला हो जाएगा लेमडा नॉट बराबर सी अपान न्यू नॉट। तो आप जरा बताइए, फार्मूला न्यू नॉट बराबर सी अपान लेमडा नॉट, यही तो था इसके पहले। तो जब ये यहां जाएगा तो ये यहां चला आएगा, तो यहां पर भैया वही फार्मूला बन गया आपका। इसमें कुछ भी बदलाव हुआ कुछ नहीं ना, इसीलिए बोला ना भैया दोनों परिभाषाएं, ये जो देहली तरंग दैर्ध्य है और देहली भैया आवृत्ति है, मिलती जुलती परिभाषा है। ठीक है, आई बात समझ में, कुछ भी अंतर नहीं उसमें, बस हमने बताया कि आवृत्ति शब्द इस्तेमाल करना है, यहां तरंग दैर्ध्य, हो गया अंतर। ठीक ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया बबुआ, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो परिभाषा है भैया कार्यफलन, ये भी बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बहुत ज्यादा। कई बार तो दो दो तीन तीन सेट में देखने को मिल जाता है इसको। ठीक है, भले शॉर्ट में आता है भैया लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कार्यफलन क्या है, अब देखिए कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन देखिए इसकी परिभाषा हम दो तरीके से बता सकते हैं, इसको भी भैया सेम उसी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, हमने बताया ना कि ये तीनों परिभाषा एक ही लॉजिक से हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना बबुआ। इस पे हमने बताया कोई कोई फोटान आपतित हो रहा है, फोटान क्या है, ठीक है, आपतित हो रहा है, और आपतित होने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जा रहा है। ठीक है भैया, ये कोई फोटान है, फोटान आपतित हो रहा है, और यहां पे क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जा रहा है, और ये कोई धातु, किस, कोई धातु है। तो देखिए यहां पे भैया, अब देखिए जरा ये बताइए, हमने बताया इसकी परिभाषा दो तरीके से हम लिख सकते हैं। तो एक तो ये होता है भैया कि वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवा सके, या वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक हो, उसे कहते हैं कार्यफलन। या फिर यह कह सकते हैं कि किसी धातु की सतह पर किया गया वह कार्य जो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवा सके, उसे कहते हैं कार्यफलन। देखिए जाहिर सी बात है भैया कि यहां पे कोई भी चीज, जैसे अगर आपको यहां से यहां तक कोई चीज ले जाना है तो प्यारे बच्चों उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे यहां पर कोई वस्तु रखी है, अगर अपने को धक्का मार करके यहां तक ले जाना है, विस्थापन करना है, तो अपन कुछ कार्य करेंगे। तो यहां पर वही चीज है कि जैसे फोटान आपतित हो रहा है और आपतित होने के बाद इस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो भैया आपतित होने में और इलेक्ट्रॉनों में उत्सर्जन होने के बीच में एक क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, तो यहां पर वही कह रहा है
कि यहां पे क्या बोला जा रहा है बबुआ कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, यानी इस पे जो मतलब क्या है आपतित हो रहा है और इस पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो भैया इसके लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, और जिस ऊर्जा की जरूरत होती है या फिर यूं कह लें कि इसके लिए कार्य करना पड़ता है, तो वो कार्य ही कहलाता है कार्यफलन, या फिर यूं कह लें भैया कि जो ऊर्जा जरूरत होती है उसे कहते हैं कार्यफलन। ठीक, यानी कार्य किया जाए या जो ऊर्जा इस पे खर्च होती है वही कार्यफलन है, सीधी सी बात। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गया ना कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे कहते हैं कार्यफलन। और इससे प्यारे बच्चों डब्ल्यू नॉट से दर्शाते हैं, फार्मूला जो हो जाता है भैया, फार्मूला हो जाता है डब्ल्यू नॉट बराबर एच इंटू न्यू नॉट, एच इंटू न्यू नॉट, ये फार्मूला हो जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, एक चीज का ध्यान ये देना है भैया आपको कि चूंकि चूंकि यहां पे एक चीज ध्यान देना, न्यू नॉट बराबर सी अपान लेमडा नॉट भी होता है भैया, इसलिए प्यारे बच्चों ये फार्मूला हम डब्ल्यू नॉट बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं एच और न्यू के स्थान पे सी, एच सी अपान लेमडा नॉट। ये परिभाषा भैया अपन कुछ इस तरह मतलब ये फार्मूला कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू नॉट क्या है कार्यफलन है, एच क्या है प्लांक नियतांक है, सी क्या है भैया प्रकाश की चाल है, ठीक है, और लेमडा नॉट क्या है मतलब देहली तरंग दैर्घ्य है। ठीक, समझ में आ गया बबुआ? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया? चलिए अब चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो हमने आपसे शुरू में कहा था मेरे प्यारे रसगुल्लों कि इसमें 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, मे भी हो जाए कभी कभार, बस कभी कभार की बात कर रहे हैं, नहीं तो भैया लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। तो उसमें से एक टॉपिक तो ये है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है या फिर मॉडल पेपर वगैरह लेके बैठे हैं, ठीक है, अंशसाल वगैरह, तो उठा के देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2000 चाहे 25 में देखो, 24 में देखो, 23 में देखो, 22 में देखो, ठीक है ना, 21 में देखो, 20 में देखो, कभी कभार हो जाए कि बीच में ऐसा हो जाए गैप, नहीं तो भैया ये आपको दिखेगा ही। और ये ज्यादातर बच्चों या तो 3 नंबर में पूछेगा या फिर भैया 5 नंबर में पूछेगा, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम छाप के रखिए अपने माइंड में। अब देखिए भैया क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन कहेगा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए या आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइंस्टाइन या आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जो क्वांटम का सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है भैया कि जो प्रकाश विकिरण है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान या क्वांटा कहते हैं। फोटान अभी हमने बताया ना, ये प्रकाश का एक भाई कण होता है, ठीक, जिस पर ना कोई द्रव्यमान होता है ना कोई आवेश, ठीक है, जिसका ना कोई द्रव्यमान ना कोई आवेश होता है। तो यही बताया कि क्वांटम का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश विकिरण जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान या क्वांटा कहा जाता है। और जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है मतलब गिरता है, तो उसकी ऊर्जा 2 रूपों में खर्च हो जाती है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ते चले आए हैं भैया उसी से रिलेटेड है बबुआ। चलिए हम बताते हैं, सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं भाई, यहां पे हमने ले लिया भैया फिर से वही कहानी प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए देखिए क्या किए, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने ले लिया ये धातु की सतह, ये कोई धातु की सतह है और इस पे कोई प्रकाश क्या हो रहा है भैया आपतित हो रहा है, इस पे कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी और वो जो प्रकाश आपतित हो रहा है
ठीक है भैया, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटान। और जो आपतित हो रहा है इसकी ऊर्जा जो है भैया वो E बराबर h इंटू न्यू, ठीक है। और इसी को हमने बताया भैया क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है, ठीक है भैया, फोटान। और यहाँ पे प्रकाश मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये नियम जो है आइंस्टाइन का जो नियम है, यानी आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण में ये बताया गया क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में या पैकेट के रूप में चलता है, जिसे फोटान या क्वांटा कहा जाता है। और ये जब किसी धातु की सतह पर गिरता है, बताया गया कि ये जब किसी धातु की सतह पर गिरता है तो ये जो फोटान की ऊर्जा है वो दो रूपों में खर्च होती है। कितने भैया, दो रूपों में खर्च होती है। अब किन दो रूपों में खर्च होती है प्यारे बच्चों, चलिए वो समझते हैं। पहला है भैया, पहला है कार्य फलन के रूप में, कार्य फलन के रूप में, रूप में। तो भैया कार्य फलन के रूप में खर्च होगी भैया। एक तो भाई कार्य फलन यानी जो इस पे किया जाएगा कार्य, अभी जो हमने देखा। और कार्य फलन का प्यारे बच्चों फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू नॉट बराबर एच इंटू न्यू नॉट। और दूसरा भैया जो ऊर्जा होती है किस रूप में खर्च हो जाएगी, जब इस पे कार्य किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसका मतलब है भैया उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हमने बताया ना कि टक्करों के बीच में फिर क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो दूसरा जो होता है तो शेष ऊर्जा, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में खर्च होती है। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में खर्च होती है, ठीक है, यानी अधिकतम उनको गति देने में खर्च होती है। यानी ये कह सकते हैं के बराबर हाफ एम, मतलब हाफ एम वी, उसके बाद यहां मैक्स। कहने का मतलब भैया शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गति प्रदान करने में, ठीक है, यहां अधिकतम लिख देंगे बच्चों तो ज्यादा बेटर होगा, को अधिकतम, एक मिनट थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा, अधिकतम गति प्रदान करने में खर्च होती है शेष ऊर्जा, ठीक है भैया। तो यहां पे तो ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। और यहां पे दूसरा जो होता है के बराबर, यानी के मैक्सिमम लिख सकते हैं, या के बराबर हाफ, यहाँ पे के मैक्स लिख सकते हैं बराबर, एक मिनट क्या हो रहा है, के मैक्स बराबर यहाँ पे हाफ एम वी मैक्स ये स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 2 बन गए। अब उसके बाद भैया हम अगर कुल ऊर्जा की बात आ जाए तो बच्चों अगर हम लिखेंगे भैया यहां कि फोटान की कुल ऊर्जा, लिखेंगे कि फोटान की कुल ऊर्जा, फोटान की कुल ऊर्जा। अब फोटान भैया जो आपतित हो रहा है इसकी कुल ऊर्जा, कुल की बात करें तो जो एक कार्यफलन वाला है और जो एक काइनेटिक एनर्जी वाला है, दोनों प्यारे बच्चों जुड़ जाएगा। तो यहां पे हम यूं कह सकते हैं कुल ऊर्जा में क्या हो जाएगा भैया, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्या चीज भैया, एक तो डब्ल्यू नॉट, दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा के मैक्सिमम। तो भैया यहां पे लिख सकते हैं ई बराबर, भाई कुल ऊर्जा, यहां पे ई बराबर क्या होता है, एच न्यू बराबर डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट, प्लस का बच्चों ये कितना हाफ एम वी मैक्सिमम, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको पहले लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर, अगर लिखना भी चाहे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, अगर ये अपने स्थान पे रहेगा
ये एच न्यू और माइनस का, क्योंकि ये अपने स्थान पे ये इधर आ रहा है तो एच न्यू नॉट, ये इतना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक मिनट, ये इतना हो जा रहा है। अगर यहां पे हम देखें भैया तो यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या चीज, हाफ एम वी स्क्वायर, एम ये वी मैक्स मैक्सिमम है, स्क्वायर बराबर, यहां पे अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आप एच कॉमन ले सकते हैं, एच कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाता है आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है भैया, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, याद रखना, स्टार बना लेना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों एग्जाम के नजरिए से। अब जहां पे एम क्या है भैया, तो ये क्या है, कण का द्रव्यमान, वी क्या है, वेग है। ठीक है, एच क्या है, प्लांक नियतांक, न्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक है, न्यू नॉट क्या है, फोटान की आवृत्ति। ठीक है, ये प्रकाश की आवृत्ति कह सकते हैं, ये फोटान की आवृत्ति है। आई बात समझ में? तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, इस टॉपिक के बारे में बात करें भैया, यहां से भी क्वेश्चन किया जाता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला जो है ना, इसके बाद जो देखेंगे वो तो अपने आप में एकदम लाजवाब टॉपिक है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पे जो फार्मूला अब आएगा ना उसमें न्यूमेरिकल बड़ा बनता है, इसलिए भैया इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक यह है कि किसी द्रव्य कण के संवेग तथा काइनेटिक एनर्जी, बोले तो गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। देखिए भैया, क्या संबंध होता है, हमको मालूम है कि किसी कण की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा, तो भैया गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है प्यारे बच्चों, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्लियर, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, इतनी सी बात क्लियर है। अगर इसी में थोड़ा हम छेड़खानी कर दें, क्या कर दें, छेड़खानी, मतलब थोड़ा इधर उधर कर दे, इसके मान में भी कोई परिवर्तन ना हो, कोई फर्क ना पड़े। जैसे भैया के बराबर, जरा आप ये बताओ कि हाफ एम इंटू वी स्क्वायर है, एक एम करके नीचे एक एम कर दे, मतलब ऊपर नीचे एम का गुणा कर दे, तो जरा ये बताना कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, क्योंकि आप बोलेंगे सर जी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचा क्या, के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर ही बचा। तो हम ये कह सकते हैं भैया, अगर इसमें थोड़ा सा अपन क्या कर दें एक्स्ट्रा चीजें, 1/2 यहां पे क्या है, ये एम वी स्क्वायर इंटू एम, और एम भाई ऊपर नीचे एम का गुणा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के बराबर 1/2। भैया यहां पे क्या है, ये है एम स्क्वायर इंटू का वी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एम हो जाएगा। फिर इसको अपन लिख सकते हैं के बराबर 1/2, इसको एम इंटू का वी, भैया एम इंटू का वी पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे भैया एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप बताइएगा, एक चीज का ध्यान देना भैया, चूंकि वी नो दैट, हमको मालूम है, चूंकि P बराबर m इंटू वी होता है। ठीक है, संवेग, कण का संवेग, यहां कण की बात हो रहा है, फोटान की बात नहीं, फोटान के यहां फोटान का संवेग P बराबर m इंटू सी होता है, जो कि अभी आगे देखेंगे। ठीक है, P बराबर m इंटू वी होता है प्यारे बच्चों, इसलिए भैया जरा ये ध्यान से समझिएगा, जब अपन P बराबर m इंटू वी इसके स्थान पे, क्योंकि m का स्क्वायर है v का स्क्वायर है, तो अपन ये भी कह सकते हैं mv पूरे का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा k बराबर हाफ, और भैया इसके स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपान m, इतना हो जाएगा। p स्क्वायर अपान m इतना हो जाएगा भैया। या फिर अगर p स्क्वायर बराबर करेंगे प्यारे बच्चों, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू एम इंटू के हो जाएगा। तो या फिर कहेंगे p बराबर, तो ये रूट में भैया क्या हो जाएगा 2 इंटू एम इंटू का के हो जाएगा। ठीक है, यहां से भैया ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला हो जाएगा। किसमें पूछ रहा था, कण के संवेग बोले तो P तथा गतिज ऊर्जा मतलब के बीच में संबंध। ठीक है, यही चीज पूछ रहा था। P क्या है, M क्या है, K क्या है, सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है भैया। ठीक, तो भैया P क्या है, तो यह है कण का संवेग, कण का संवेग है। ठीक है, और m क्या है, तो कण का द्रव्यमान है, और k क्या है, कण की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भैया, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, याद रखना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि द्रव्य तरंगे क्या है, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए। इसी के बारे में बात कर रहे थे। एक तो भैया आपका हो गया आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और एक ये वाला टॉपिक, इसको भी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो जस्ट उठाइए फटाक से देख लीजिए। वैसे भी इसको लिखा होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भैया 25 में आया है। ठीक है, याद रखना, 25 ही नहीं, आप 24 का देखो, 23 का, 22 का, चाहे जब का। ठीक है, बोला ना कि कभी कभार हो जाता है ना आए, नहीं तो ये भी जब आएगा भैया, या तो भैया ये 5 नंबर में आता है, बहुत कम ही 3 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्य तरंगे क्या है, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, जब कोई द्रव्य कण गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित होती है या संबद्ध होती है, इन तरंगों को ही द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। और इनके तरंग दैर्ध्य को ही, यानी इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य को ही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिला है कि भैया परिभाषा भी पूछ लिया है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है। तो यहां पर वही चीज कि जब कोई द्रव्य कण गतिमान होता है, ठीक है, मतलब घूमता रहता है, तो उसके साथ एक तरंग होती है, यानी तरंगे चलती हैं। इन तरंगों को ही द्रव्य तरंग कहते हैं या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। और इसकी तरंग दैर्ध्य को, यानी इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य को ही द्रव्य मतलब तरंग दैर्ध्य या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ये तो रही भैया परिभाषा, और परिभाषा तो नहीं पूछा जाता, उतना ज्यादा बताया ना, जो जितना ज्यादा इसका फार्मूला है, ठीक है, जो कि डेरिवेशन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले भैया हमें आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण मालूम है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा मतलब प्रकाश वैद्युत समीकरण से नहीं, यानी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। अच्छा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपने इसके पहले भी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है भैया, E बराबर mc स्क्वायर। क्लियर, याद है ना प्यारे बच्चों, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया, E बराबर m इंटू का सी स्क्वायर होता है। E बराबर m ए सी स्क्वायर। बट एक चीज ध्यान देना, हमको ये भी तो मालूम है प्यारे बच्चों, चूंकि E बराबर h इंटू न्यू होता है। भाई ये सारी चीजें, यानी फोटॉन की ऊर्जा है E,
तो यहां से ये कह सकते हैं कि इसके स्थान पे जब रखेंगे तो भैया ई के स्थान पे रखेंगे बच्चों एच न्यू। ठीक है, याद रखना वी क्या है, प्रकाश की चाल होती है, न्यू क्या है, आवृत्ति। तो वी और न्यू में थोड़ा अंतर होता है, याद रखना भैया, ये थोड़ा ऐसे घूमा होता है। ठीक है, इसलिए बार बार यहां एच न्यू, न्यू ये आवृत्ति को बताएगा। तो न्यू बराबर एच न्यू बराबर एम इंटू सी स्क्वायर। अगर यहां से कोई आपसे एम का मान पूछ ले, किसका मान भैया, एम का मान, समझने का प्रयास करिएगा बबुआ। यहां से अगर आप निकालना चाहें एम का मान, तो एम बराबर जब निकालेंगे ये चीज नीचे आ जाएगा, यानी अगर एम अकेले निकालना हो भैया तो ये नीचे आ जाएगा, यानी एच न्यू अपान का सी स्क्वायर। ठीक है, एच न्यू अपान का सी स्क्वायर। अब फोटान का संवेग क्या होता है, अब निकालेंगे भैया फोटान का संवेग। फोटान का जो संवेग होता है, देखिए कण का, किसी कण का संवेग अगर कहते तो भैया P बराबर m इंटू वी कहते, बट फोटान के संवेग में भैया P बराबर m इंटू सी चलता है, क्योंकि यहां कण का वेग, यहां प्रकाश का वेग। ठीक, क्योंकि फोटान क्या है, प्रकाश का एक कण है। ठीक है, इसलिए भैया यहां पे वेग के स्थान पे यहां प्रकाश का वेग हो जाता है। तो फोटान का जो संवेग होता है प्यारे बच्चों, वो P बराबर m इंटू का क्या हो जाता है, C हो जाता है। ठीक है, P बराबर m इंटू का V नहीं, m इंटू का C। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा बबुआ, तो P बराबर m का पूरा मान देखिए, m का पूरा मान रखेंगे h न्यू। ठीक है, h न्यू और अपान का भैया सी स्क्वायर, और इंटू का ये वाला सी यहां पर पड़ा है, तो एक सी से एक सी तो कैंसिल हो गया भैया। ठीक है, एक सी से एक सी कट गया, तो क्या बचा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसमें बचा क्या है, तो यहां पर है P बराबर एच न्यू अपान सी। क्या है, एच न्यू अपान सी है, P बराबर एच न्यू अपान सी। अब एक चीज ये भी याद रखना बबुआ, आपने देखा कि चूंकि न्यू बराबर इधर ही, चूंकि न्यू बराबर सी अपान लेमडा। अब आप कहेंगे ये कहां से आया, अरे भैया न्यू नॉट बराबर सी अपान लेमडा नॉट देखा कि नहीं, जब फोटान के बारे में जैसे देहली तरंग दैर्घ्य आ जाए, यानी देहली आवृत्ति आ जाए, तो नॉट नॉट कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे आवृत्ति के लिए फार्मूला आ जाए तो ये नॉट वाला यानी हटा दीजिए बस, यानी न्यू बराबर सी अपान लेमडा होता है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा मान यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P बराबर ये H हो गया, और उसके बाद ध्यान देना न्यू के स्थान पे C अपान लेमडा, तो C अपान क्या हो जाएगा, लेमडा नीचे आ जाएगा, ये C रहेगा और इंटू का लेमडा नीचे आ जाएगा। ठीक है, C अपान लेमडा यानी C अपान लेमडा, ये C से C जो बचा एक है ये भी कट गया, तो बचा खुजा P बराबर क्या है, H अपान लेमडा। बट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए भैया लेमडा के पदों में, यानी हम तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं, तो हम यहां पर यूं कह सकते हैं लेमडा बराबर H अपान P। यही क्या हो जाता है भैया, यही फार्मूला हो जाता है बबुआ, याद रखना। ठीक है, यही तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला हो जाता है। लेकिन इसको इससे ज्यादा जो पूछा जाता है, एक चीज ध्यान देना, वो ये पूछा जाता है चूंकि, याद रख लो इसमें, चूंकि ध्यान देना P बराबर क्या होता है भैया, तो P बराबर अभी इसके पहले रूट में 2m आपने निकाला था। ठीक है भैया, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में हमने संबंध निकाला था। अगर ये पूरा का पूरा मान रख देंगे भैया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा बराबर H अपान रूट में 2m आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भैया, तरंग दैर्घ्य के लिए, यानी क्या है, डी ब्रोगली या दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला। ठीक है, और एक पदों में और भी इसको लिख सकते हैं, वो किस पदों में, चूंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर ई इंटू का वी क्या है, विभव है, ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसा अगर इसके पदों में लिखें तो भैया ये फार्मूला कुछ इस तरह से, यानी लेमडा बराबर H
अपान रूट में भैया 2 और यहां पे m रहेगा इनटू का v। ऐसा भी हो जाता है और ये कई बार बच्चों देखने को मिला है भैया, कई बार देखने को मिला है, इसलिए याद रखना बबुआ। ठीक है, तो ये भी फार्मूला हो जाता है। अब इसमें इसलिए हमने इसको तीन के तीनों फार्मूले बता दिया क्योंकि न्यूमेरिकल भाई, अगर डायरेक्टली फोटान यहाँ पे संवेग दे दे और उसके बाद प्लांक नियतांक वगैरह रहे निकालना है ये, बाकी द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा देगा तब ये फार्मूला, बाकी विभव वगैरह देगा तब ये, कई बार 3-3 नंबर का, जैसे किसी सेट में किसी साल ये डेरिवेशन ना आए तो इस पे न्यूमेरिकल दे देता है 3 नंबर का, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने पहले ही बताया था भैया चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन इसमें टॉपिक बहुत ही प्यारे से हैं, इंपॉर्टेंट से हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।